वेलकम। मैं राधा कृष्ण आप लोगों का आईडीके कोचिंग कैंपस में स्वागत करता हूं। ये जो टॉपिक है बेरोज़गारी, बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि मैं ये चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है इससे जो भी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में वो पूरे पूरे कवर हो सकें इस बार। ठीक, तो बने रहिएगा। बड़ी ही तेज़ी से चीज़ें चलेंगी। क्या क्या पढ़ना है इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो पढ़ेंगे वो ये कि बेरोज़गारी पढ़ने के लिए, बेरोज़गारी की गणना करने के लिए हमें क्या क्या जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रम शक्ति क्या होती है, बेरोज़गारी क्या होती है और बेरोज़गारी दर क्या होता है। जब ये तीनों जान जाएंगे तो आगे फिर हम लोग इसकी गणना करेंगे कि कैसे बेरोज़गारी की गणना की जाती है। आप देखते हो ना कि सरकार ऐसे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है कि हमारे देश में बेरोज़गारी इतनी कम है ना। तो कैसे सरकार आंकड़े निकालती है उसको हम बताएंगे। ठीक, पहले ये बताया जाएगा, फिर उसके बाद इससे जुड़े हुई कुछ शब्दावलियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछता है। वो ये जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जनांकिकीय लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, इतना जानने के बाद आएंगे हम लोग बेरोजगारी का स्वरूप कैसा होता है। यहाँ से भी इम्तहान में खूब सवाल पूछता है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, खुली बाजारी, घोषणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अंत में हम लोग आएंगे करंट अफेयर्स के मुद्दे पर, यानी कि वर्तमान में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, श्रम शक्ति किसे कहते हैं, है ना। तो बोलता है कि किसी भी देश, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 15 साल से 65 साल के वो लोग, 15 साल से 65 साल के वो लोग जो कार्य करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो कार्य करना चाहते हैं उसे श्रम शक्ति कहा जाता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई आदमी 18 साल का है और वो कार्य नहीं करना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, तो वो श्रम शक्ति का भाग नहीं होगा। क्लियर। कोई ऐसा आदमी जो 62 साल का है या 64 साल का है, वो काम नहीं करना चाहता, तो वो श्रम शक्ति का भाग नहीं होगा। तो हर वो इंसान जिसकी उम्र 15 साल से 65 साल के बीच है, जो काम करना चाहता है, वो कहलाता है श्रम शक्ति का भाग। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर 15 से 65 साल के लोग जो काम करना चाहते हैं वो श्रम शक्ति कहलाता है। बने रहिएगा एकदम टेंटेटिव, मतलब एकदम जो है, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें भागेंगी अभी, है ना। इतनी सारी जानकारियाँ आपको इकट्ठा करनी है। देख रहे हैं, 9 जानकारी इधर है, 7-8 जानकारियाँ इधर है, 9 जानकारियाँ, फिर ये 3 जानकारी, फिर करंट, सारा सारा जो है एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। तो बने रहिएगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा मामला आगे। श्रम शक्ति समझ आ गया। अगर कोई आदमी 65 साल से ऊपर है, 70 साल का है, वो काम करना चाहता भी है, तो भी वो श्रम शक्ति के अंदर नहीं आएगा। समझ आ गई बात। तो 15 से 65 साल के बीच के जितने लोग काम करना चाहते हैं, श्रम शक्ति कहलाता है। अब बेरोजगारी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। बेरोजगारी की परिभाषा सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलता है यहाँ के लोगों में से, मतलब श्रम शक्ति का वह भाग
जो, दो बात है, जो प्रचलित दरों पर कार्य करने का इच्छुक है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल रहा है। प्रचलित दर मतलब 50 रुपये अगर मजदूरी है किसी काम की और उस 50 रुपये पर ही काम करने के आप इच्छुक हैं और आपको कार्य नहीं मिल रहा है तो कहेंगे बेरोजगार। लेकिन अगर प्रचलित मजदूरी किसी काम की 50 रुपये है और आप उसका 60 रुपये मांग रहे हो इसलिए आपको काम नहीं मिला तो आपको बेरोजगार नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं बात? तो बेरोजगार कौन हुआ? श्रम शक्ति में से वो लोग जो लोग श्रम शक्ति में जितने लोग आते हैं पूरे देश में, उसमें से वो लोग जो लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो उसे कहेंगे बेरोजगार। ठीक है, तो बेरोजगारों को जो है आप एक यूं कहें जो है, अगर आप समझें बात तो बेरोजगार को एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेबर फोर्स, श्रम शक्ति को लेबर फोर्स कहा जाता है। लेबर फोर्स माइनस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग नौकरी पा गए हैं लेबर फोर्स में से जो लोग रोजगार में हैं उनको घटा दिया जाएगा तो बेरोजगार आएगा। ठीक है, आगे बोलता है बेरोजगारी दर क्या होता है, बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं। बोलता है कि पूरी जनसंख्या ठीक है का बेरोजगारों से अनुपात परसेंटेज में, यानी अगर जनसंख्या मान लो 100 है और उसमें बेरोजगार मान लीजिए कि 6 लोग हैं तो इसी का परसेंटेज निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बेरोजगारी दर होता है मतलब कि कुल जनसंख्या का, यहां पर अगर आप समझें तो बेरोजगारी दर को श्रम शक्ति, यहां पर कुल जनसंख्या नहीं, जनसंख्या का कुल वह भाग जो श्रम शक्ति का है। ठीक है, जो श्रम शक्ति यानी कि जो लोग 15 से 65 साल के बीच में हैं, काम करना चाहते हैं, उनमें से जिनको रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार जो लोग हैं, उससे भाग कर देंगे तो जो निकल करके आएगा परसेंटेज में वही जो है बेरोजगारी दर होता है। समझ आ रहा है? 3 बात एकदम क्लियर हो गई है। लेबर फोर्स मतलब वो होता है, लेबर फोर्स का मतलब वह फोर्स जो 15 साल से 65 साल के बीच में हो और काम करना चाहता हो। बेरोजगारी का मतलब है जो प्रचलित, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। और बेरोजगारी दर का मतलब है कि कुल श्रम शक्ति में से जो लोगों को काम नहीं मिला है उसका अनुपात निकाल लेंगे तो बेरोजगारी दर आता है परसेंटेज में। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे कि बेरोजगारी की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो भगवती कमेटी 1973 में बनी और उसी के आधार पर हमारे यहाँ बेरोजगारी की गणना की जाती है। ठीक है, बेरोजगारी की गणना करने का हमारे देश में 3 तरह का स्थिति है। पहला यूजुअल स्टेटस, सामान्य स्थिति। दूसरा चालू साप्ताहिक स्थिति, करंट वीकली स्टेटस। और तीसरा चालू दैनिक स्थिति, करंट डेली स्टेटस। ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है ना। कैसे निकालते हैं सामान्य स्थिति की बेरोजगारी गणना किस तरीके से की जाती है समझिएगा। ये मान लिया जाता है कि वर्ष भर में 365 दिन होता है
नॉर्मली यही होता है, एक दिन 366 होता है, नहीं तो 365 होता है। तो 365 बाई 2 इज इक्वल टू 182.5। क्लियर? अगर इससे आगे निकलना है तो हो गया 183। ठीक है, आधे से अधिक 183 हो गया। बोलता है अगर बेरोजगारी को सामान्य तरीके से जब गणना की जाती है, जब बेरोजगारी की सामान्य स्थिति निकाली जाती है, यूजुअल स्टेटस निकाला जाता है, तो 365 दिन में से आधे से अधिक दिन तक जिसे रोजगार नहीं मिला उसे हम बेरोजगार कहेंगे। यानी अगर साल भर में आपको 163 दिन काम मिल गया है तो आप रोजगार में माने जाओगे, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे वो प्राइवेट काम हो। ठीक? और अगर 163 दिन काम नहीं मिला तब आप बेरोजगार माने जाओगे। समझ आ रही बात? तो ऐसे समझो, साल भर में आधे से अधिक जो चीज आप कर रहे हो, साल भर में आधे से अधिक दिन तक अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कहा जाएगा कि आप रोजगार में हो। लेकिन अगर आप साल भर में आधे से ज्यादा समय तक अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको बेरोजगार कहा जाएगा। क्लियर? समझ आ गई बात? अब बात करेंगे चालू साप्ताहिक स्थिति की। बोलता है जब हम करंट वीकली स्टेटस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। बोलता है कि कोई जब गणना की जाती है तो पूरे सप्ताह की गणना इसमें की जाएगी। ठीक? यानी कि जैसे मान लीजिए कि पब्लिश होना है तो उसके पहले के सप्ताह के 7 दिन की गणना की जाएगी। मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये 7 दिन की गणना की जाएगी। अब हर इंसान से सर्वे किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या आपके 7 दिन की स्थिति क्या रही है, आपको काम मिला था कि नहीं मिला था। बड़ा खतरनाक है, इसको समझिए। बोलता है कि अगर इस 7 दिनों में किसी भी दिन 7 दिनों में किसी भी दिन 1 घंटा अगर आपको काम मिल गया उस दर पर जो प्रचलित मजदूरी दर मार्केट में है, यानी कोई काम आप करना चाहते हो, जो रेट मार्केट में है अगर उससे ज्यादा आप लेना चाहते हो और आपको नौकरी नहीं मिली तो आप बेरोजगार नहीं माने जाओगे। जो प्रचलित रेट है उस प्रचलित रेट पर पूरे सप्ताह भर में किसी दिन अगर 1 घंटा भी काम करने को मिल गया तो आप रोजगार में माने जाएंगे। अब इस तरह से आंकड़ा निकाला जाएगा अगर, तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी दर तो आपको दिखेगा ही नहीं। बोलता है कि पूरे सप्ताह में किसी भी एक दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक, किसी भी एक दिन 1 घंटा अगर आपको काम मिल गया, जो काम आप करना चाहते हो, जो रेट प्रचलित है मिल गया, तो आप बेरोजगार नहीं हैं, आप रोजगार में माने जाएंगे। सोचो क्या विडंबना है ये। सरकार क्यों ऐसा करती है अब सरकार ही जाने, है ना। ये दोनों समझ में आ गया।
अब तीसरा आपको समझना है चालू दैनिक स्थिति, करंट डेली स्टेटस, जो सबसे मेरे हिसाब से जो सबसे मतलब उपयुक्त है, जो सबसे अच्छा है। करंट डेली स्टेटस, चालू दैनिक स्थिति। ध्यान दीजिए, बोलता है कि चालू दैनिक स्थिति को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। बोलता है कि सप्ताह का जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, ठीक, 7 दिन है। बोलता है कि हर दिन का कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर हर दिन का कैलकुलेशन करेंगे। पिछले वाले में क्या था, पूरे सप्ताह का कैलकुलेशन किए थे। उसके पहले वाले में क्या था, पूरे साल का कैलकुलेशन हुआ था। ये पूरे साल का था, ये पूरे सप्ताह का था, और ये हर दिन का होगा, है ना। इसीलिए इसे कहते हैं करंट डेली स्टेटस। हमारे हिसाब से ये तुलनात्मक रूप से सबसे अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि अगर किसी दिन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, बोलता है अगर किसी दिन आपको काम जो मिला है उसकी संख्या 4 घंटे या उससे ज्यादा है, 4 घंटे या उससे ज्यादा है अगर, तो माना जाएगा कि आप एक दिन रोजगार में थे। क्लियर, समझिएगा बात पूरी। लेकिन अगर आपके घंटों की संख्या काम मिलने की 4 से कम है, ठीक, और 0 से अधिक है, 0 घंटा से अधिक है, या यूं समझें 30 मिनट से अधिक है, 30 मिनट से अधिक है, तो आप 1/2 दिन रोजगार में माने जाएंगे। यानी कि आपको जो रोजगार मिला है वो आधे दिन का रोजगार मिला है। यानी अगर किसी दिन आपको 1 घंटे का काम मिल गया तो उस दिन माना जाएगा कि आप आधे दिन तक रोजगार में थे। 3.5 घंटा काम मिला है तब भी आप माना जाएगा कि आप आधे दिन तक रोजगार में थे। लेकिन अगर आपको 4 घंटे का काम मिल गया तो माना जाएगा कि आप पूरे दिन रोजगार में थे। 4 घंटा से ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो आप पूरे दिन रोजगार में माने जाएंगे। समझ आ गई बात? चलें आगे। बोलता है इस प्रकार पूरे सप्ताह में हम कैलकुलेट करेंगे कि कुल कितना दिन तक वह रोजगार में था, ठीक। और अगर टोटल दिनों की संख्या 3.5 या उससे अधिक हो तो वो इंसान पूर्ण रोजगार में माना जाएगा, पूर्ण रोजगार में माना जाएगा। लेकिन अगर जो उसकी संख्या है टोटल वह 3.5 से कम है और 0 से अधिक है, 0 से अधिक है और 3.5 से कम है, तो वो अर्ध रोजगार में माना जाएगा, अर्ध रोजगार उसको माना जाएगा, ठीक। और अगर 0 है तो फिर वो बेरोजगार माना जाएगा। समझ आ रही बात? अगर 0 आया कैलकुलेशन करने पर तो बेरोजगार माना जाएगा। अब नहीं समझ आया है बात, मुझे पता है कभी आपको समझ नहीं आया होगा, पूरे समझिए खेल। मान लीजिए संडे के दिन उसे 2.5 घंटे का काम मिल गया,
2.5 आवर का काम मिल गया, 2.5 घंटे का काम मिल गया, 2 घंटा 30 मिनट का। ठीक, तो 2 घंटा 30 मिनट का काम मिला है तो 4 से कम है, 4 से कम है, इसलिए आधा दिन माना जाएगा। मान लीजिए मंडे को उसे 5 घंटे का काम मिल गया। ठीक, मंडे को अगर उसे 5 घंटे का काम मिल गया तब फिर वो 1 दिन कार्य में पूरा माना जाएगा। मान लो ट्यूसडे को उसे काम नहीं मिला, या उसे ट्यूसडे को काम उसे 20 मिनट का मिला, तो फिर वो 0 माना जाएगा, 0 दिन माना जाएगा, क्योंकि 30 मिनट से भी कम हो गया। क्लियर? फिर वेडनेसडे को मान लीजिए उसे 8 घंटा काम मिल गया, तो भी वो 1 दिन मान लिया गया। बात समझ में आ रहा है? फिर मान लीजिए थर्सडे को उसे 2 घंटे का काम मिल गया, तो आधा दिन हो गया। फ्राइडे को मान लीजिए फ्राइडे को उसे 1 घंटे का काम मिला, तो आधा दिन हो गया। फिर मान लो संडे को उसे सैटरडे को काम नहीं मिला, तो यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप जोड़ लीजिए, 1 दिन 2 दिन, ये देखिए ये पूरा आधा 3 हो गया, और ये आधा 3.5, तो इसको सबको जोड़ लीजिए, सातों का जो आ रहा है जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर 3.5 से ज्यादा आए, 3.5 या उससे ज्यादा आए, तो माना जाएगा कि वो आदमी पूरा रोजगार में है, पूर्ण रोजगार उसके पास है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर 3.5 से कम है, यानी मान लो किसी का 1/2 दिन आ गया, ऐसा हो सकता है कि 1/2 दिन आ जाए, यानी कि संडे को उसे 2.5 घंटे का काम मिला, उसके बाद पूरे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कोई काम नहीं मिला, तो आधा दिन का रोजगार हो गया उसका। अब आधा दिन का रोजगार हो गया तो वह अर्ध रोजगार में माना जाएगा। समझ आ गई बात? अर्ध रोजगार में माना जाएगा। और अगर ऐसा हो कि किसी दिन उसे काम न मिला हो 30 मिनट का भी, मतलब 30 मिनट से कम का काम मिला हो, मान लो संडे को भी 20 मिनट का मिला, मंडे को भी 20, 15, 10, 20, 22 ऐसे मिलता गया, 30 मिनट से कम काम मिला है, तो हर दिन का 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार वह माना जाएगा बेरोजगार। यानी जब अगर आप समझें इस हिसाब से कि पूरे सप्ताह भर में किसी व्यक्ति को अगर आधा घंटा भी काम नहीं मिला है, तो ही वो माना जाएगा कि वो बेरोजगार है, अन्यथा वो बेरोजगार नहीं माना जाएगा। विडंबना है, क्या कर सकते हो, जो सरकार मान रही है आपको मानना पड़ेगा, यही तरीका है, ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, ये 3 तरीका हो गया। क्लियर? अब जो है इससे जुड़े हुए कुछ शब्दावलियां हैं, उसको समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका रूप कैसा कैसा हो सकता है, नेचर कैसा कैसा हो सकता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अब अगला टॉपिक जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो शब्दावलियां, ये सब पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं शब्दावलियों की ओर। आपने इसके पहले जो देखा उसमें 3-4 चीज़ें आपने पढ़ लिया। बेसिकली बेरोजगारी दर क्या होती है और श्रम शक्ति क्या होती है ना, और बेरोजगारी क्या होती है, साथ में बेरोजगारी की गणना कैसे की जाती है। अब उससे जुड़े हुए कुछ शब्दावलियां हैं, पहले शब्दावलियां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेरोजगारी के स्वरूप को पढ़ेंगे, और अंत में जो वर्तमान का जो स्थिति है उसको देखेंगे। ठीक है? बोलता है कि जनसंख्या प्रक्षेपण
अंग्रेजी में पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कहा जाता है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जैसे मान लो ये एक क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ लोग पैदा होंगे, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, ठीक, और कुछ लोग यहां से बाहर जाएंगे और बाहर से कुछ लोग यहां आएंगे, ठीक है। किसी निश्चित अवधि पर, जैसे मान लीजिए आज 2020 चल रहा है, तो 2025 में यहाँ पर कितनी जनसंख्या होगी, यानी कितने लोग मर जाएंगे, कितने लोग पैदा होंगे, लगभग कितने प्रवास कर, मतलब कितने बाहर से अंदर आ जाएंगे और अंदर से बाहर चले जाएंगे, उसके आधार पर 2025 में यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी उसे कहा जाता है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन ट्रैप, जनसंख्या जाल एक चीज होती है। बोलता है कि अगर यहां पर जो अर्थव्यवस्था का बढ़ोतरी हुआ, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था का बढ़ोतरी 2% है या मान लो 6%, ठीक, लेकिन जो इस क्षेत्र का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, जनसंख्या का मतलब प्रक्षेपण है, वो पता चल रहा है कि 20% है। इकोनॉमिक ग्रोथ 6% की है, यानी 100 रुपया पहले था और अब 106 रुपया हो गया, ठीक। और जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है वो 20% हो गया, 100 था 120 हो गया। क्लियर? तो देखिए यहां पर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, समझिएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मतलब विकास कर रही है, 6% की दर से विकास कर रही है, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति आय कम हो जा रही है। तो जब प्रति व्यक्ति आय कम हो जा रही है तो इस स्थिति को हम जनसंख्या जाल कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन ट्रैप कहते हैं। मतलब कि कोई अर्थव्यवस्था अपनी जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, उसके बाद भी प्रति व्यक्ति आय गिरती जा रही है, उसे कहते हैं जनसंख्या जाल कहते हैं, ठीक। आगे आश्रितता अनुपात, ध्यान दीजिएगा, आश्रितता अनुपात क्या है, देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनांकिकी लाभ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि इम्तहानों में बड़ा फेवरेट मतलब क्वेश्चन है ये, जनांकिकी लाभ। और जनांकिकी लाभ आप तभी समझ पाएंगे जब आप आश्रितता अनुपात समझ पाए, डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, बोलता है देखिए 15 साल से 65 साल के बीच के लोग जिन्हें कार्यक्षम माना जाता है, उनका अनुपात वर्सेस, मतलब उनका अनुपात 65 साल से ऊपर के और 15 साल से नीचे के लोगों के, यानी कि कार्यक्षम और कार्य अक्षम लोगों के बीच के अनुपात को आश्रितता अनुपात कहते हैं। नहीं समझे बात? एक परिवार हो, उस परिवार में अगर ऐसे हो 2 बच्चे हो जिनकी उम्र 15 साल से कम हो, है ना, और 2 माता पिता हो जिनकी आयु 65 साल से ऊपर हो, ठीक, और बीच में मतलब जो है उनके मान लीजिए कि 2 और क्या है, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु
15 साल से और 65 साल के बीच में है। तो यहां पर 2 लोग कार्यक्षम है माना जाएगा और ये 4 लोग अक्षम माने जाएंगे। तो ये 2 पर ये 4 डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, इसे ही कहते हैं आश्रितता अनुपात। ध्यान दीजिएगा, जिस देश का आश्रितता अनुपात ज्यादा होगा उस देश का जो स्थिति होगी वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होगी, और जिस देश का अनुपात आश्रितता कम होगा उस देश में जनसंख्या का लाभ मिलेगा। ऐसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं लगभग इतना ही हमारी आबादी है, इतना ही चाइना की आबादी है। 130 करोड़ चाइना की आबादी है और 130 करोड़ लगभग हमारी है। 140 मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और ये देखिए 65 साल 15 साल, उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं, हमारे पास 90 करोड़ लोग 15 से 65 के बीच में हैं, ठीक। और पता लगा जो है कि 25 करोड़ लोग 15 से नीचे हैं, ठीक है, और बाकी 15 करोड़ लोग 65 से ऊपर, ठीक है। तो ये जो जनसंख्या है ये कार्यक्षम है और ये कार्य अक्षम है। तो कार्यक्षम का अनुपात कार्य अक्षम लोगों से। अब मान लो चाइना है, चाइना के पास भी सेम आबादी है मान लीजिए, लेकिन उसके पास ये जो 65 साल के ऊपर के लोग हैं उसके पास 50 करोड़ है ये, है ना। और 15 साल से कम लोग मान लीजिए वो मान लीजिए कि 10 करोड़ है ये, ठीक। या इसको मान लीजिए आप 60 करोड़ है ना, यही स्थिति है, 60 करोड़, है ना। तो यहां पे ये जो है वो कितना हो जाएगा, 60 करोड़, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इनके यहां कार्यक्षम लोग कितने हैं, 60 करोड़ लोग। हमारे यहां कार्यक्षम लोग कितने हैं, 90 करोड़। हमारे यहां का जो अनुपात होगा इसका इससे मतलब क्षम का अनुपात अक्षम लोगों से होगा वो कम होगा तुलना में इनके यहां जो कार्य अक्षम लोग हैं वो ज्यादा है, क्षम लोग कम है। तो बोलता है कि जब आश्रितता अनुपात समझ में आ गया ना क्या होता है, कार्य क्षम लोगों का अक्षम लोगों से अनुपात। क्षम उसे माना जाएगा जो 15 साल से 65 साल के बीच में है, और अक्षम उसे माना जाएगा जो 15 साल से छोटा है या 65 साल से बड़ा है। इन दोनों के बीच का अनुपात निकाल लेंगे। बोलता है हमारे देश में पूरी दुनिया की तुलना में हमारे देश में जो अनुपात है, आश्रितता अनुपात है। आप आश्रितता अनुपात रोजगार से मत जोड़िएगा कि एक आदमी काम कर रहा है 4 लोग उस पर बैठ के खा रहे हैं, उससे नहीं जोड़ना है। यहां पर कार्यक्षम और कार्य अक्षम लोगों से जोड़ना है। तो बोलता है पूरी दुनिया में जो आश्रितता अनुपात है वो भारत में सबसे कम है। इसलिए भारत को अपनी जनसंख्या का लाभ मिलेगा। उसे कहते हैं अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं जनांकिकीय लाभ। जनसंख्या का लाभ मिलेगा, यानी कि भारत में कार्यक्षम लोग दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज्यादा हैं। इसका कहने का मतलब यही है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन सक्षम लोग 15 से 65 साल के बीच के लोग भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसलिए भारत का हमेशा फायदा होगा जब भी जनसंख्या की बात की आएगी। और देशों में चाइना वगैरह में 65 साल के ऊपर के लोग ज्यादा हैं तुलनात्मक रूप से भारत से, है ना।
दीर्घकालिक कर्मी, सीमांत कर्मी और कार्य सहभागिता दर। ध्यान दीजिएगा, जो आदमी 183 दिन से ज्यादा काम पाता है उसे दीर्घकालिक कर्मी कहते हैं साल भर में, और जो आदमी 183 दिन से कम काम पाता है उसे सीमांत कर्मी या अल्पकालिक कर्मी कहा गया। ठीक है, अब कार्य सहभागिता दर क्या होता है, वर्क पार्टिसिपेंट रेट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि कार्यक्षम लोगों में से यानी कि 15 साल से 65 साल के बीच के लोगों में से जितने लोग काम कर रहे हैं उसे कार्य सहभागिता दर कहते हैं। मान लो 15 से 65 साल के बीच के 100 लोग हैं और 80 लोग काम कर रहे हैं तो उसे कार्य सहभागिता दर कहेंगे। क्लियर हो गया? तो इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जनांकिकी लाभ और पॉपुलेशन ट्रैप, जनसंख्या जाल। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब आगे आइए इसके स्वरूप को देख लेते हैं फटाफट, है ना। स्वरूप को देख लेते हैं। स्वरूप में सबसे पहले बोलता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना। बोलता है कि बाजार की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जब देखिए, जो बाजार है या अर्थव्यवस्था है उसमें दो तरह का बदलाव होता है हमेशा। या तो ध्यान दीजिएगा, या तो अर्थव्यवस्था का प्रसार होगा या अर्थव्यवस्था का संकुचन होगा, या प्रसार या संकुचन। समझ आ रही है बात? अब प्रसार होता है, देखिए ये तो फिक्स है कि जब अर्थव्यवस्था का संकुचन होता है यानी उसके क्रियाकलाप घट जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो लोगों की छटनी हो जाती है, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था का प्रसार होता है तो भी छटनी होती है, तो भी लोग बेरोजगार होते हैं। कैसे? मशीनीकरण हो जाता है। अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा है और मशीनीकरण हो गया। अब मशीनीकरण हो गया तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जो लेबर लगे थे जहां 10, वहां पर 1 लेबर काम कर रहा है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ जाती है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था की संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो, यानी या प्रसार हो या मतलब कि उसमें गिरावट हो, ऐसे में जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्लियर है? बेहद इंपॉर्टेंट अदृश्य बेरोजगारी और खुली, मतलब अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है? ये बार बार इम्तिहान में पूछता है ना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऊपर वाले को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अदृश्य बेरोजगारी, इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है? बोलता है कि वह बेरोजगारी, मतलब वह स्थिति जिसमें इंसान काम तो करता है लेकिन उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है, वो शून्य होता है, उसे अदृश्य या प्रच्छन्न या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे देखिए ना, मान लीजिए कि एक घर है, उसमें 4 लोग हैं काम करने लायक, 15 साल से 65 साल के बीच में, और वो चारों लोग मिलकर के खेती में काम करते हैं। और मान लीजिए कि 100 कुंटल धान पैदा किए चारों लोग मिलकर के वहां पर। ठीक? अब उन चारों में से
अगर 2 आदमी काम ना करे, खाली 2 आदमी काम करे, तो भी 100 कुंटल ही धान पैदा हो रहा है या गेहूं पैदा हो रहा है। यानी 4 लोग लगे थे तो भी उतना ही पैदा हो रहा था, और 2 लोग लगे हैं तो भी उतना ही पैदा हो रहा है। तो जो 2 एक्स्ट्रा लगे हैं, ये साबित होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। और जब उनकी प्रोडक्टिविटी 0 होगी तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो रोजगार में हैं लेकिन डिस्गाइज्ड है, प्रछन्न है या अदृश्य है। लगेगा कि रोजगार में है लेकिन वास्तव में वो क्या है? बेरोजगार है। दिखता नहीं है, बस लगता है कि हाँ रोजगार में है। समझ आ रही बात? जैसे एक दुकान है, दुकान पे 2 लोग हैं, ठीक है। 2 लोग बैठते हैं आकर के सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक। पता लगा 1000 रुपये का इनकम हो रहा है। लेकिन अगर दूसरा आदमी ना आए, एक ही आदमी आए, तो भी दुकान पर 1000 रुपये का इनकम होता है। तो जो दूसरा आदमी उसमें लगा हुआ है, दिखने में तो रोजगार है लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार है, क्योंकि कोई उत्पादकता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मुख्य रूप से ये जो अदृश्य बेरोजगारी है, प्रछन्न बेरोजगारी जिसे कहा जाता है, ये कृषि में देखने को मिलती है सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। आगे बोलता है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी मतलब है काम धंधा के बगैर पड़े रहना, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी पर्यायवाची है शैक्षिक बेरोजगारी का। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, 15 साल से 65 साल के बीच में हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए बिना काम धंधे के बैठे हुए हैं, उन्हें कहा जाता है खुली बेरोजगारी। जैसे अदृश्य बेरोजगारी का मुख्य उदाहरण कृषि है, वैसे ही खुली बेरोजगारी का मुख्य उदाहरण शैक्षिक बेरोजगारी है। समझ रहे हैं बात? आगे बात करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी की अंग्रेजी में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझिएगा। बाजार की दशाओं में परिवर्तन हो जाता है। अभी आप देखिए, ये जो कोरोना पैंडेमिक है, लोगों को लग रहा है कि कोरोना महामारी से, कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है ना कि लोग बेरोजगारी से मरेंगे। एक आंकड़े के अनुसार 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, हो चुके हैं, और सरकार ने अपना काम खोल दिया है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है पता है? अभी भी जनता में डर बैठा हुआ है, और जब तक जनता के अंदर से डर नहीं निकलेगा तब तक वो काम पर जाएंगे ही नहीं, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। तो फिर क्या होगा? उनके पास पैसा नहीं आएगा। जो काम पे नहीं जाएगा उसके पास पैसा नहीं आएगा। अब उसके पास पैसा नहीं आएगा, तो पैसा नहीं है तो क्या वो सामान खरीदेगा? क्या वो कोई, भाई अगर अब हर रोज 500 रुपया कमा रहा था कोई, तो वो 500 में से 400, 500, 500 खर्च कर देता था। लेकिन जब कमाई ही नहीं है तो क्या खर्च करेगा? तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार ने स्टार्ट तो कर दिया है प्रोडक्शन या सब कुछ, लेकिन जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। हर चीज़ की जो डिमांड कम हो जाएगी तो जो प्रोडक्शन कर रहा है, स्टार्ट भी कर दिया है, उसका प्रोडक्शन गिर जाएगा, प्रोडक्शन बंद कर देगा, कम कर देगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं बात अब? तो ये जो स्थिति है, जब डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो जाता है, या यूं कहें मुख्य रूप से जब डिमांड गिर जाए,
जब डिमांड गिर जाता है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो कर्मचारियों की छटनी होती है। उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे है मौसमी बेरोजगारी। ध्यान दीजिएगा, मौसमी जो बेरोजगारी है उसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहा जाता है। हर सीजन में साल के मतलब हर सीजन में नहीं, हर साल किसी विशेष सीजन में कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोई भी इंडस्ट्री ऐसी देख लो, जैसे आपके गांव एरिया में आप देखते होंगे कि ईंट भट्ठा चलता है, ठीक। अब ईंट भट्ठे पर जो लोग काम करते हैं वो लोग गर्मी के मौसम में ठंडी के आधे से मतलब जनवरी से लेकर के या दिसंबर से लेकर के जून तक एम्प्लॉयड रहते हैं, और जून के बाद से जैसे बरसात शुरू हो जाती है, हर साल जितने लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जो ईंट की पथाई कर रहे होते हैं, जो झोंकाई कर रहे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं होता है, ऐसा हर साल होता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे बोलता है स्वैच्छिक बेरोजगारी यानी वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आप समझ पा रहे हैं, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि मान लीजिए 15 साल से 65 साल के बीच में आपकी उम्र है, आपको काम मिल गया, ठीक, और उस काम के लिए 200 रुपया घंटा मिलना है, ठीक। लेकिन नॉर्मल रेट है 200 रुपया घंटा, लेकिन आपको 200 नहीं चाहिए बल्कि 2000 चाहिए रुपया घंटा। तो ऐसी स्थिति में जो आपको 2000 चाहिए, इसलिए आप काम छोड़ दे रहे हो, यानी प्रचलित मजदूरी दर पर आप काम करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप बेरोजगार हैं, तो उसे कहते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी स्वैच्छिक बेरोजगारी। और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, मतलब आप काम करना चाहते हो, उसके बाद भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। उस रेट पे आप तैयार हो काम करने के लिए जिस रेट पर जो रेट मतलब कि प्रचलित है, उस रेट पर आप काम करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। क्लियर है। अगला है जनांकिकीय बेरोजगारी। जनांकिकीय बेरोजगारी यानी कि डेमोग्राफिक अनएम्प्लॉयमेंट। डेमोग्राफिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर आप समझें, जैसे अभी कोरोना वायरस है, इसके कारण लोग हर गांव में लोग आ गए हैं बाहर से। अब मान लीजिए उस एरिया में 10 लोग नौकरी पाए थे, ठीक है। अब ढेर सारे लोग, जनसंख्या ढेर सारी आ गई। अब पता लगा कि जो 10 लोग हैं वहाँ पर 50 लोग काम करने के लिए आ गए, तो बहुत सारे लोग उसमें 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। जो काम कर रहे हैं उनकी भी छीन जाएगी, कुछ नए लोग काम पाएंगे, मजदूर की रेट गिर जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, जनांकिकीय बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होते हुए अब फटाफट आ जाइए, ध्यान दीजिए कि अभी जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे किया है, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 6.1% से घट करके 5.8% हो गया। यानी 1000 लोगों में से पहले 61 लोग जो है बेरोजगार थे, अब केवल 58 लोग बेरोजगार हैं। बोलता है कि महिलाओं का बेरोजगारी दर 5.7% था, अब घट करके 5.2% हो गया है। 2017-18 में पुरुषों में बेरोजगारी 6.2% थी, और इस साल जो है मतलब 2018-19 में 6% हो गई है। शहरी में 7.8% था,
पिछली साल, और इस साल 7.7% हो गया। ग्रामीण में 5.3% था बेरोजगारी, और ये घट करके 5% हो गया। बोलता है अनुसूचित जाति में 6.3% बेरोजगारी थी, जो बढ़ करके 6.4 हो गई है। और अनुसूचित जनजाति में बेरोजगारी 4.3% थी और बढ़ करके 4.5% हो गई है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों कंट्राडिक्टरी हुए हैं, ठीक है, अलग हुआ है इसमें। बाकी मतलब बढ़ा है बेरोजगारी। ओबीसी में बोलता है 6% था बेरोजगारी, घट करके 5.9% हुआ है। और बोलता है 15 साल से 19 साल के बीच के जो लोग हैं देश में, उनमें पहले बेरोजगारी 17.8% की थी, अब बेरोजगारी 17.3% की हो गई है। क्लियर है। आगे बोलता है कि जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट था, कार्य सहभागिता दर, बोलता है कार्य सहभागिता दर पिछले साल, मतलब कार्य सहभागिता दर समझ पा रहे हैं आप, जितने कार्यक्षम लोग हैं उसमें से कितने कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य तो कितना मतलब लोग कार्य करना चाह रहे हैं, तो 36.9 से बढ़ करके 37.5% हो गया है, यानी कि अब ज़्यादा लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका बेरोजगारी से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा था। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, और यकीन मानिए मेरा कि कोई भी इम्तहान आप देने जाएंगे, बेरोजगारी से एक सवाल उठता है, कभी कभी 2-2 सवाल उठते हैं, 3-3 सवाल उठते हैं, लेकिन एक सवाल फिक्स रहता है, और जो भी सवाल आएगा इस क्लास से बाहर नहीं रहेगा, ये दावा है। इसलिए आप इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।